हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे इनसाइट के जो डेली करंट अफेयर्स होते हैं 8 मई के। कुछ टॉपिक्स जो हैं वो कॉमन हैं जो कि आज के विजन आईएएस में भी हुए थे, आप उनको भी देख लेना क्योंकि मैंने उसमें भी बताया था कि कुछ टॉपिक्स के अंदर जो कॉमन है ना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात की जा रही है। ऑल्दो मैं कोशिश करूँगा जितना हो सकता है मैं यहाँ पर भी सेम टू सेम एक्सप्लेन करूँ, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू गेट एनरिच्ड विद दैट नॉलेज एंड लाइक सिंक इन कम्प्लीटली, तो आप दोनों को ही देखें। लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड स्टार्ट आवर टॉपिक्स। आज के टॉपिक्स है हमारे पर्ल हार्बर पर अटैक जो हुआ था, पार्लियामेंट्री की स्टैंडिंग कमिटीज़ क्या होती हैं, वाइजेक गैस लीक में क्या हुआ है, प्राइम मिनिस्टर की रिसर्च फेलो स्कीम क्या है, व्हाट आर द सेफ गार्ड्स अगेंस्ट केमिकल डिजास्टर्स इन इंडिया, महाकवच कैप क्या है, दिस न्यूज़, वाइजेक गैस लीक एंड रिसर्च फेलो स्कीम, दिस टू आर कॉमन इन बोथ इनसाइट एज वेल एज विजन आईएएस डेली करंट अफेयर्स। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम दी पर्ल हार्बर अटैक। पर्ल हार्बर एक हार्बर है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है। मैं आपको एक बार मैप से पहले दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ पर है ये एशिया यानी कि यहाँ पे चाइना है, ये जापान है। दिस होल रीजन इज़ आवर पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन में बीच में आते हैं हवाई आइलैंड्स जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का पार्ट है। हवाई आइलैंड्स को यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना 50th स्टेट डिक्लेयर किया था। कब? 1959 के अंदर। 1959 का आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये यूएस का 50th स्टेट था। अच्छा, यूएस का जो फ्लैग होता है ना, उसमें कुछ स्टार्स होते हैं। उन स्टार्स का काउंट भी जो है ना वो 50 है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के 50 स्टेट्स। जैसे इंडिया में अभी 28 स्टेट्स हैं, उसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 50 स्टेट्स होते हैं। ऑल राइट, तो पर्ल हार्बर जो एक हवाई के एक आइलैंड के ऊपर है और बेसिकली इट्स नियर टू होनोलुलु। होनोलुलु जो है वो होनोलुलु ये हवाई आइलैंड्स की कैपिटल है। ओके, तो अब हम देखते हैं ऊपर ये हुआ क्या था एक्चुअली पर्ल हार्बर के अटैक के ऊपर। अभी अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप जो है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा था कि जो कोरोना का जो आउटब्रेक है दैट इज़ वर्स्ट देन द बॉम्बिंग दैट हैपेंड ऑन पर्ल हार्बर बाय जापान ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2, और जो 9/11 अटैक हुआ था उससे भी ज़्यादा खतरनाक और ड्रेडफुल है। तो जापान ने पर्ल हार्बर के ऊपर बॉम्बिंग कब की थी, क्यों की थी, क्या हुआ था? अच्छा, वर्ल्ड वॉर 2 की अगर हम बात करते हैं तो ये 1939 से 1945 तक चला था। और अगर हम वर्ल्ड वॉर 1 की बात करते हैं तो ये 1914 से 1919 तक चला था। ऑल राइट, सिंस द इमर्जिंग ऑफ द सेंट्रल चाइनीज सिटी ऑफ वुहान इन दिसंबर, कोरोना वायरस ने अमेरिका में 1.2 मिलियन को इफेक्ट किया है, इन्फेक्ट भी किया है। 1.2 मिलियन इज इक्वल टू 12 लाख, और उसमें से 73,000 डेथ्स हो चुके हैं। एक्चुअली 77 हो चुके हैं जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज़ क्वाइट अश्योर्ड कि ये 95,000 प्लस जाएगी ये डेथ्स जो है। लेट्स होप दैट इट स्टॉप्स एट दिस प्लेस ओनली। तो पर्ल हार्बर में हुआ क्या था देखो, दिसंबर 7 की बात है 1941 में पर्ल हार्बर के ऊपर एक अटैक हुआ था। जो उस टाइम वॉर चल ही रहा था, जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इन्होंने एंट्री किया था। जो यूएस की जो ऑफिशियल एंट्री थी ना हॉस्टिलिटीज़ की, विच इवेंचुअली लेड टू द ड्रॉपिंग ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स इन जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन 1945। ये बाद में हुआ था। हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर जो बॉम्बिंग हुई थी, देखो एक बार ये बता देता हूँ मैं आपको। 6 अगस्त को हिरोशिमा में लिटिल बॉय न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था, और उसके बाद 9 अगस्त को नागासाकी में फैट बॉय, लिटिल मैन था पहले, लिटिल बॉय, फैट मैन, जो फैट बॉय, आई एम गेटिंग कंफ्यूज विद द नेम हियर। आई थिंक इट वाज फैट मैन, फैट बॉय एंड लिटिल बॉय। तो ये 2 न्यूक्लियर बॉम्ब थे जो यूएस ने जापान पे गिराया था 1945 में। लेकिन उससे पहले 1941 के अंदर जापानीज़ एयरक्राफ्ट वगैरह ने जो था ना, ये इनके यूएस के फ्लीट वगैरह को, नेवी फ्लीट को बहुत हार्म पहुँचाया था। उससे हुआ क्या था, बिफोर द जापान पे जापानीज़ ने जो 1941 में अटैक किया था ना, तो यूएस और जापान के जो रिलेशन थे ना वो ऑलरेडी बहुत वर्स हो रहे थे। तो 1910 में जापान ने कोरिया को एनेक्स किया था। और उससे पहले कि मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ। देखो, जापान एक बहुत छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा देश है। जापान ने 1904 और 05 में एक रूसो जापानीज़ वॉर हुआ था रशिया और जापान के बीच। उसमें रशिया को हरा कर जापान जीत गया था।
ये बहुत ही छोटा वॉर नहीं था, एक छोटी कंट्री और बहुत बड़े नेशन के बीच में वॉर था। हुआ यूँ था कि जो रशियंस थे ना, उनकी एक पॉलिसी थी कि वो ईस्ट एशिया में एक्सपेंड कर रहे थे। तो जस्ट टू सप्रेस दैट थिंग जापानीज़ ने रशिया पे अटैक कर दिया था। उस टाइम पे जो रशियन जो वॉरियर्स थे ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग माने जाते थे। तो 1910 के अंदर जापान ने कोरिया को एनेक्स किया था और 1937 में इन्होंने चाइना को एनेक्स कर दिया था। और कि ये एक अलार्म भेजा था इन्होंने, जापानीज़ ने बताना चाहा था यूएस को और बाकी वेस्टर्न पावर थी, स्पेशली जो यूरोप के अंदर थी, कि इनका एक एजेंडा है, एक मैनिफेस्ट है जापान का एक्सपेंड करने का अपने आप को। तो 1937 से लेके और जनवरी 1938 के बीच में एक एपिसोड होता है जिसको नाम दिया गया था नैनकिंग मैसेकर और द रेप ऑफ नैनकिंग। ये एक नैनकिंग जो है ना, उस टाइम की एक सिटी थी जापान की, चाइना की जो कैपिटल थी उस टाइम की। वहाँ पर इनके ये जो जापानीज़ लोग थे ना, इन्होंने वहाँ पर अगर हज़ारों लाखों लोगों को मार दिया था, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वर लूटेड एंड पीपल वर रेप्ड। तो उसको नैनकिंग मैसेकर का नाम दे दिया गया था। जापानीज़ हिस्टोरियंस ने एस्टिमेट बताया था कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ से लेकर यानी कि 10,000 से लेकर 2 लाख तक के चाइनीज़ को उन्होंने मारा था। इवन जो ये बॉम्बिंग हुई थी ना, न्यूक्लियर बॉम्बिंग यूएस की हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर, इसमें भी अराउंड 2 से लेके 3 लाख पीपल तक डाइड ऑलमोस्ट, एंड द इम्पैक्ट्स आर स्टिल देयर। यू नो द कॉकरोच जो थे ना, वो न्यूक्लियर अटैक को भी सर्वाइव कर गए थे। इट्स स्टिल अ टॉपिक ऑफ रिसर्च। तो यूएस का जो वॉर था ना, जापानीज़ जो थे ना, वो एक एग्रेशन के साथ चाइना की तरफ बढ़ रहे थे। तो टू सप्रेस देम, यूएस जो था वो बार बार जापान को वार्निंग देता था कि भैया आप अपना सप्रेशन कम करो। अब इस सप्रेशन से जापान डरने वाला था नहीं। तो जापान ने क्या किया, जापान ने इनके पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक कर दिया। अब यूएस ने बाद में बहुत रिटेलिएट किया और 1945 में इनके ऊपर न्यूक्लियर अटैक भी किया था। ये कहना चाह रहे हैं कि जापान जो बहुत रिलायंट था अपने इंपोर्ट्स और ऑयल वोल के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए चाइना के ऊपर, तो इसी का एक कारण था कि इनका कि ये चाइना को इन्वेड करना चाहते थे। और ये जो फ्रेंच इंडो चाइना था ना, जो आज की डेट में जो वियतनाम, लाओस, कंबोडिया है, उसको पहले फ्रेंच इंडो चाइना बोला जाता था। इनकी इंटेंशन थी कि यहाँ पर भी सारा कंट्रोल जो है ना इनका, चाइनीज़ पोर्ट्स वगैरह के ऊपर, रिसोर्सेज के ऊपर, इन सब के ऊपर जापानीज़ अपना कंट्रोल लेना चाह रहे थे। तो 19 जुलाई में 1941 में यूएस ने क्या कर दिया कि जापान को ऑयल एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। फिर 2 कंट्रीज़ के बीच नेगोशिएशंस हुए। तो कंट्रीज़ का जो नेगोशिएशन था ना, वो ख़त्म हुआ हल नोट के ऊपर। हल वॉज बेसिकली उस टाइम के जो सेक्रेटरी स्टेट थे ना, उनका नाम था कॉर्डेल हल। तो जनरली उनके नाम के ऊपर ये चीज़ बन गई थी। ओके, इन्होंने एक नेगोशिएशंस वगैरह किए थे, लेकिन वो नेगोशिएशंस वगैरह तो सब फेल हो गए थे। और एक इन सब के कारण ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई थी, उन सब के कारण ही एक एक्यूमुलेशन हुआ गया था थॉट्स का और डिप्लोमेसी का, जिसके कारण देखो इन्होंने कहा कि अल्टीमेटली जो नेगोशिएशंस थे उनसे कोई कंक्रीट रिजल्ट नहीं आए थे, जिसके कारण जापान ने क्या किया था, पर्ल हार्बर के ऊपर नवंबर के लास्ट वीक में 1941 में अटैक कर दिया था। जो जापान ने कंसिडर किया था इस अटैक को कि एक प्रिवेंटिव मेजर से कि यूएस जो है वो इंटरफेयर कर रहा है जापान के प्लान में, जो कि जापान साउथ एशिया में चलाना चाह रहा था, इसलिए उन्होंने यूएस के ऊपर अटैक किया है। अब पर्ल हार्बर में हुआ क्या था, सुबह 7:55 पे 7 दिसंबर 1941 अराउंड 180 एयरक्राफ्ट थे इंपेरियल जापानीज़ नेवी के, जिन्होंने यूएस के नेवल बेस के ऊपर अटैक किया था। पर्ल हार्बर जो है वो एक ओहाऊ आइलैंड जो है हवाई का, देखो हवाई का जो आइलैंड है ना, हवाई के आइलैंड का मतलब ये नहीं कि एक ही आइलैंड है, ये हवाई पूरा मेन है, इसके छोटे छोटे पार्ट्स भी होते हैं फिर। तो उनमें से एक जो था वो ओहाऊ था, वहाँ पर पर्ल हार्बर है, वहाँ पर इनके बहुत सारे बॉम्बिंग हुई थी, जिसमें 2300 अमेरिकन की डेथ हो गई थी। बहुत सारे बैटल शिप्स थे, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। रफली 160 एयरक्राफ्ट जो डिस्ट्रॉय हो गए थे और 150 थे जो डैमेज हो गए थे। अब इसका आउटकम क्या हुआ था, बट द पर्ल हार्बर अटैक हैड फेल्ड इन इट्स ऑब्जेक्टिव कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय द पैसिफिक फ्लीट। इनका मन तो था, आइडिया इंटेंशन ये था कि पूरे के पूरे पैसिफिक फ्लीट को ये ख़त्म कर देंगे, लेकिन वो हो ही नहीं पाया क्योंकि ये लोगों ने मिस कर दिए थे इनके ऑयल टैंक्स, इनकी एम्यूनेशन की साइट, रिपेयर फैसिलिटीज़। और यूएस के जो एयरक्राफ्ट कैरियर थे ना, वो तो उस टाइम पे प्रेजेंट थे ही नहीं वहाँ पे पर्ल हार्बर में। 6 महीने बाद जून 1942 में ये जो फेलियर था ना, इन्होंने जापानीज़ को हॉन्ट कर दिया था। जब उसके बाद यूएस फोर्सेस ने एक बहुत ही मेजर विक्ट्री की थी बैटल ऑफ मिडवे के अंदर, जो कि पैसिफिक के अंदर एक बहुत ही फेथफुल क्या कहेंगे कि एक बहुत ही फेवरेबल आउटकम निकला जो यूएस का था। ये एक नेवल का बैटल था, बैटल ऑफ मिडवे था ना, ये नेवल का बैटल था, यानी कि ये जो हमारा पर्ल पैसिफिक एरिया है ना, यहाँ पर ही हुआ था नेवीज़ का। तो उसमें यूएस वाले जो थे
दे डेफिनेटली ओवरकम दैट थिंग। टर्निंग हो गया था ये इनके लिए वॉर इन द पैसिफिक। तो ये थी थोड़ी पर्ल हार्बर की कहानी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ की अगर हम बात कर लेते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट की बात की जा रही है। वाइस प्रेसिडेंट जो है इंडिया के और जो चेयरमैन है राज्यसभा के श्री एम वेंकैया नायडू जी, उन्होंने एक मीटिंग की थी लोकसभा के स्पीकर के साथ श्री ओम बिरला जी के साथ, और उन्होंने डिस्कस किया था कि ये जो इशू है ना फिजिबिलिटी ऑफ वेरियस कमिटीज़ ऑफ पार्लियामेंट और उनकी मीटिंग्स वगैरह का, करंट जो सिचुएशन है कोविड-19 की उसके अकॉर्डिंग ना इसके कंटेक्स्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन वगैरह हैं, ट्रैवल नहीं हो पा रहा है, मीटिंग वगैरह नहीं हो पा रही है, इस पर कुछ करना चाहिए। तो एक बार हम हल्का सा स्टैटिक पार्ट रिवाइज कर लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो आर्टिकल 63 के अंडर आते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ही हमारे राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि एक एडिशनल ऑफिस का चार्ज उनको दे देना। सिंस ही वॉज द वाइस प्रेसिडेंट एंड दैट्स व्हाई ही इज़ ऑल्सो गिवन एन एडिशनल चार्ज। और उसके बाद अगर हम लोग राज्यसभा की बात कर रहे हैं तो देखो राज्यसभा जो है वो आर्टिकल 80 में आता है। राज्यसभा के अंदर 250 सीट्स होती हैं, ठीक है, जिसमें से 12 जो होती हैं नॉमिनेशन की जाती हैं। इसका मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया हुआ था, क्लास CLASS। इसमें सी को कैंसिल करो, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस, क्लास, ये होते हैं 12 नॉमिनेशंस। एक और चीज़ थी 1952 से लेकर और 2020 जनवरी तक लोकसभा के अंदर 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता था। तो ये 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इसको एबॉलिश कर दिया गया है। जो लोकसभा के अंदर 2 एंग्लो इंडियंस का नॉमिनेशन था उसको एबॉलिश कर दिया गया है। ऑलराइट, जनवरी 2020 की बात है, अभी भी रिसेंटली हुआ है। लोकसभा की बात करें तो अभी करंटली जो हमारी 17th लोकसभा रन कर रही है। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं, इन्होंने वेंकैया नायडू जी ने और ओम बिरला जी ने ये भी डिस्कस किया था कि जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की जो मीटिंग है उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर अगर काम किया जाए तो कैसा रहेगा। ओके, अब टाइप ऑफ कमेटी क्या होती है इनको थोड़ा सा देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपको दूंगा। स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है? स्टैंडिंग कमेटी का मतलब होता है इनकी एग्जिस्टेंस अनइंटरप्टेड है, यानी कि ये कमेटी बनी ही रहेगी। इन्होंने टाइप्स ऑफ कमेटीज़ के अंदर ना ये फाइनेंस कमेटीज़ जो है इसको गलत लिख दिया है। फाइनेंस कमेटी एक टाइप ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ही होता है। और दूसरी होती है सेलेक्ट कमेटी। देखो स्टैंडिंग कमेटी का मतलब समझो कि परमानेंट होती है, बनी बनाई होती है, ऐसा नहीं उसको बार बार चेंज करता, सिर्फ उसके मेंबर अपडेट होते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट है, फिक्स बना हुआ है, चेंज नहीं हो सकता। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर मैटर्स के लिए ट्रिब्यूनल बेंचेस बना दिए जाते हैं। कोई केस आ गया उसके लिए कोई ज़रूरत पड़ रही है तो ट्रिब्यूनल बेंचेस एक अलग से इस्टेब्लिश कर दिए शॉर्ट टर्म के लिए, उसको बोलते हैं एड हॉक कमिटीज़। तो सेकंड वाली जो होती हैं वो एड हॉक कमिटीज़ होती हैं, कुछ पर्टिकुलर मोटिव के लिए बनाई जाएंगी, फिर उनको बाद में डिलीट कर दिया जाएगा। जैसे कि एक रेलवे कन्वेंशन की एक कमेटी आई थी और एक एड हॉक कमेटी आई थी कमेटी ऑफ एथिक्स करके, वो सारी की सारी एड हॉक थी, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए बनाई थी, एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाई थी, काम हो गया फिर उनको एबॉलिश कर दिया। स्टैंडिंग कमेटी हो गई जैसे हमारी एस्टीमेट कमेटी हो गई और ये पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गई, ये सब परमानेंट रहती हैं। फाइनेंस कमेटीज़ जो होती हैं काफ़ी पावरफुल होती हैं। हमारे पास 3 फाइनेंस कमेटीज़ हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। पावर क्या होती है इनकी अब थोड़ा जान लेते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है ना उनकी अथॉरिटी आती है आर्टिकल नंबर 105 से, प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स की, और आर्टिकल 118 से। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल ही गया, लोकसभा के अंदर पिछले 2014 से ऑपोजिशन का कोई लीडर चल ही नहीं रहा है अभी तक। क्यों? क्योंकि किसी भी ऑपोजिशन पार्टी के अंदर 10% से मैक्स ज़्यादा वोट होनी चाहिए, तब आप ऑपोजिशन के लीडर बन सकते हो। करंटली बीजेपी जो है वो रूल कर रही है, ऑपोजिशन में ऐसी कोई पार्टी नहीं जिसके पास 10% से ज़्यादा सीट्स हों। हाँ, वापस इस पे आ जाते हैं। अब हम पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की जो पावर आती है आर्टिकल 105 से आती है और आर्टिकल 118 से आती है। 118 के अंदर होता है पार्लियामेंट की अथॉरिटी होती है कि वो रूल्स बनाए, रेगुलेट बनाए अपने बिजनेस को रन करने के लिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट की भी एक पावर होती है, वो अपने इंटरनल मैटर को, फंक्शनिंग को, ऑपरेशन को चलाने के लिए नए रूल्स बना सकता है, किसी की सैलरी वगैरह का सेट करने का, अंदर सिस्टम फंक्शन करने का, स्टाफ मेंबर के वगैरह के बारे में, ये सब, यही सारे प्रिविलेजेस जो होते हैं पार्लियामेंट के पास भी कुछ कुछ होते हैं। सिग्निफिकेंस क्या होती है? कमिटीज़ जो है ना वो रिपोर्ट बनाती हैं, बहुत एग्जॉस्टिव और प्रोवाइड करती हैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ऑन मैटर्स रिलेटेड टू गवर्नेंस,
सरकार को चलाने के लिए जो भी मैटर्स होते हैं ना, कोई भी बिल वगैरह आता है उसको स्क्रूटनाइज करते हैं। स्क्रूटनाइज करने का मतलब है सूक्ष्म परीक्षण करना, उसका इंटेंस इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसके ऊपर, बिल वगैरह के ऊपर, कोई भी टॉपिक हो गया उसके ऊपर। तो जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उसको बहुत डीपली स्क्रूटनाइज करने के लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी रिस्पॉन्सिबल थी कि भाई इसको ये बिल आया है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, इसको आप स्क्रूटनाइज करो। कमेटी बनती है, उसमें हर टाइप के मेंबर होते हैं, अपोजिशन के भी कुछ मेंबर होते हैं और रूलिंग पार्टी के मेंबर होते हैं। वो लोग बिल वगैरह की स्टडी करते हैं। वाई हैव पार्लियामेंट्री कमेटीज? ये एम्बॉडीमेंट होता है ऑफ द पीपल्स विल। एम्बॉडीमेंट का मतलब होता है एक अवतार टाइप कहना, मूर्त रूप कहना। कमेटी जो होती है इंस्ट्रूमेंट होती है ताकि पार्लियामेंट जो इफेक्टिवली फंक्शन करता रहे। The smaller cohort of lawmakers assembled on the basis of proportional strength of individual parties and interests and expertise of individual lawmakers could have more open, intensive and better informed discussions. ये कहना चाहिए, कोहॉर्ट का मतलब होता है दल, एक समूह। कहना चाह रहा है कि स्मॉलर सा एक छोटा सा ग्रुप होना होता है और असेंबल भी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें बहुत एक्सपर्ट लॉ मेकर्स वगैरह होते हैं जिनको लॉ के बारे में बहुत डीप नॉलेज होती है, रिसर्च वगैरह की होती है, तो उनके कारण बहुत ओपन और इंटेंसिव इन्फॉर्म्ड डिस्कशंस हो जाते हैं। मेंबर जो होते हैं पार्लियामेंट के, दे हैव अ ग्रेट एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता है सूझबूझ होती है, बट दे वुड रिक्वायर्ड असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट्स इन डीलिंग विद दिस। सो देखो, आपने कभी लोकसभा की, राज्यसभा की अगर आपने डिबेट देखी होगी ना, मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, वो इट नॉट नेसेसरी कि वो, देखो मिनिस्टर जो होता है ना वो एक फेस होता है, बस डिसीजन उसका होगा, हाँ या ना उसकी होती है, लेकिन उसके पीछे जो सारा पेपर वर्क होता है, सारी प्लानिंग होती है ना, वो सब ब्यूरोक्रेसीज की, कमेटीज़ की, इनकी होती है। आईएएस ऑफिसर हो गए, आईएफएस हो गए, आईपीएस हो गए, प्लानिंग वगैरह सब डीप काम जो होता है, मेन काम होता है, वो सब पीछे वो लोग करते हैं। मिनिस्टर जो होते हैं एक्चुअल में सिर्फ फेस बन के सामने आते हैं। ये इनका आइडिया भी होते हैं, ये बोलते हैं कि ये चीज़ करनी है, इस पर काम करो आप। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि ऐसे में कुछ इनकी जो सूझबूझ होती है ना, इन लोगों को एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। असिस्टेंस मतलब हेल्प पड़ती है लॉ मेकिंग के अंदर। एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी टू द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब कानून बनाने की व्यवस्था, यानी जो पार्लियामेंट है हमारा, उसको भी एनफोर्स करते रहते हैं पार्लियामेंट के अंदर, जो कि मिनिस्टर्स के द्वारा आंसर किए जाते हैं। हाउएवर जो डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटी का होता है वो एक स्टेप और आगे जाता है, सीनियर ऑफिशियल से सरकार के बात करने के लिए उनके साथ मिलजुल के डिस्कशन करते हैं डिटेल में। ये जो मैकेनिज़्म है ना, ये पार्लियामेंटर्स को अलाउ करता है कि वो एग्जीक्यूटिव प्रोसेस को बहुत डीपली समझें। अब इन कमेटीज़ को और इफ़ेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है? देखो, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ जो है ना, वो कोई डेडिकेटेड सब्जेक्ट वाइज रिसर्च सपोर्ट अवेलेबल नहीं होता है, इनको होना चाहिए। ऐसे कुछ एक्सपर्ट्स होने चाहिए परमानेंट इनके साथ, जिनके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर बहुत डेडिकेटेड रिसर्च। जैसे आयुष मिनिस्ट्री की बात करें हम, तो आयुष मिनिस्ट्री के अंदर जो लोग होते हैं ना, वो सर्टिफाइड योगा ट्रेनर्स होते हैं। लेकिन योगा, मेडिटेशन, ध्यान, ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर किसी एनलाइटेंड मास्टर की ज़रूरत हो सकती है। तो ऐसा कोई इंसान भी इस चीज़ का पार्ट हो, वो भी इस चीज़ में अपना कंट्रीब्यूशन दे। कोई स्क्रिप्चर्स का कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हो। ज़रूरी नहीं जो लोग आयुर्वेदा में चले जाएंगे उनको स्क्रिप्चर्स का बहुत ज्ञान होता है, नहीं, स्क्रिप्चर्स के लिए आपको किसी गुरु वगैरह के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो एक एग्जांपल है ये, जैसे कि आप मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी की बात करते हो, तो समटाइम्स यू माइट नीड एन ब्लैक हैट हैकर ऑल्सो, यानी कि जो इलीगल हैकर्स होते हैं ना, उनकी भी आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है क्योंकि एथिकल हैकर को इतनी डिटेल नहीं होती है कि वो इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाते जितना जो ब्लैक हैट हैकर होते हैं वो कर पाते हैं। तो ऐसे डेडिकेट, ऐसे सपोर्ट के लिए ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है, तो ऐसे लोगों को भी अवेलेबल कराना चाहिए टाइम के ऊपर। करंटली जो रूल्स हैं पार्लियामेंट के, वो अलाउ नहीं करते किसी भी बिल को रेफ़र करने के लिए पार्लियामेंट को। ये जो अलाउ करते हैं गवर्नमेंट के ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अलाउ करते हैं और लेजिस्लेटिव बिजनेस को स्पीड अप करने के लिए करते हैं। जो मैंडेटरी स्क्रूटनी होती है ना ऑफ ऑल बिल्स बाय पार्लियामेंटर, इसको इंश्योर करना चाहिए, यानी कि कंपलसरी नहीं सारे के सारे बिल्स को कमेटी के पास भेजा जाए, लेकिन भेजा जाना चाहिए। ऑल्दो उसमें टाइम लगता है, तो उसको फास्ट करना चाहिए और वो सबके पास जाना चाहिए, ताकि जो हमारा ये लेजिस्लेटिव बिजनेस है ना, प्लानिंग वगैरह का, लॉ मेकिंग का, ये इम्प्रूव हो सके। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, प्राइम मिनिस्टर का रिसर्च फेलो स्कीम। जल्दी समझाऊंगा क्योंकि विजन वाले ने भी समझाया, छोटा टॉपिक है। देखो भैया, एक रिसर्च फेलो की एक स्कीम आई थी जिसके अंदर पहले क्या था, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएससीआर, आईआईएसटी, सीएफ, आईआईटीज़, इनके थ्रू अगर कोई आप बीटेक कर रहे हो, इंटीग्रेटेड एमटेक वगैरह कर रहे हो, तो आप रिसर्च वगैरह के लिए, पीएचडी के लिए ना आईआईटी और आईआईएससी के अंदर एडमिशन ले सकते थे। ठीक है, सिर्फ इन इंस्टीट्यूट से ले सकते थे। अब इन्होंने क्या कर दिया है इसको,
कि इन्होंने बोल दिया कि भैया, और उसमें गेट का स्कोर अगर आपका 650 तक होता था तो भी आप ले सकते थे। अब इन्होंने बोल दिया कि भैया देखो, इनके अलावा कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती है, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, वो लोग भी अगर पीएचडी करना चाहें तो वो कर सकते हैं। पहले इन्होंने कहा था कि सॉरी, जो गेट का स्कोर था ना, पहले 750 बोला था, अब बोल रहा है कि 650 स्कोर तक वाले जो होते हैं और जिनका CGPA 8 और इक्विवेलेंट होता है ना, वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए। सेकंड, इन्होंने क्या कर दिया, लेटरल एंट्री अलाउ कर दिएगी। लेटरल एंट्री अलाउ करने का मतलब है कि पहले ही होता था कि अगर आप की पीएचडी अभी स्टार्ट नहीं हुई है और ये स्कीम अवेलेबल है तो आप स्कीम के थ्रू पीएचडी स्टार्ट कर सकते हो IITs के अंदर और IISc के अंदर। अब इन्होंने बोल दिया कि ऐसा नहीं है, अगर आप ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हो, आप इस स्कीम से कनेक्टेड नहीं हो और स्कीम आपकी पीएचडी ऑलरेडी प्रोसेस में, तो आप अप्लाई करके उसको ज्वाइन कर सकते हो। ये एक अच्छी चीज़ है। इसका एक बहुत सिंपल सा मोटिव है कि एम क्या है इसका, कि ऐसे टैलेंट पूल करने में बहुत हेल्प करेगी, यानी कि इनोवेशन में, रिसर्च में ना बहुत हेल्प मिलेगी इंडिया को। क्योंकि IITs वगैरह जो होते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ISc वगैरह होते हैं, इन सब का जो इनोवेशन होता है, रिसर्च डेवलपमेंट होता है, बहुत हाई होता है। इंडिया की अगर हम रैंक की बात करते हैं, जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, उनमें इंडिया की रैंक जो है वो 76 आती है 143 में से। और इन्होंने एक चीज़ और इसमें अलाउ कर दी है, वो ये है कि पहले जो इंडिया का जो नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है ना, इंस्टीट्यूशन जो है उसका, उन्होंने कहा कि उसमें जो टॉप 25 यूनिवर्सिटीज़ में अगर कोई NIT आता है ना, वो भी पीएचडी प्रोवाइड कर सकता है इस स्कीम के थ्रू। पहले सिर्फ IIT और ISc का अलाउ था। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस ये बहुत सिंपल सा है, मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी। वाइजैक गैस लीक के बारे में जान लेते हैं एक बारी। सो विजन वाले में भी हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया, बट स्टिल हम ये बात करेंगे। देखो, वाइजैक जो है ना, ये विशाखापट्टनम को ही बोलते हैं शॉर्ट में। तो आंध्र प्रदेश के अंदर एक LG पॉलीमर्स लिमिटेड में एक प्लांट है, ये प्राइवेट प्लास्टिक मेकिंग प्लांट। तो यहाँ पर 7 मई को कुछ गैस लीक हो गया था, जो कि इसको कंफर्म किया गया था कि एक स्टायरीन और विनाइल बेंजीन गैस है। देखो, बिजाइन का जो बेंजीन का जो फार्मूला होता है ना, वो C6H6 होता है। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और जनरली क्रूड ऑयल के अंदर आपको मिलेगा। एक कंपोनेंट होता है, एक क्रूड ऑयल का नेचुरल कंपोनेंट होता है। तो 8 पीपल हैव बीन डेड, आई थिंक 11 हो चुका है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो, एंड मोर देन लाइक मैनी थाउजेंड पीपल्स हैव बीन हॉस्पिटलाइज्ड। So this is one of the another gas leak disaster that has happened in India, and one of the world's most worst disaster that happened was Bhopal gas tragedy। उसके ऊपर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ चुका है, मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका जो इम्पैक्ट जोन है ना, वो आई थिंक कुछ 2 से 3 किलोमीटर्स बताया जा रहा है कि कंपनी के इतने आसपास तक ये जो गैस है ये फैल चुकी है। स्टायरीन क्या होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैंने आपको बताया था। इसको जनरली पॉलीमर्स, प्लास्टिक और रेजिन्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी में मैन्युफैक्चर किया जाता है। हाँ, ये एक बहुत ही पॉइजनस गैस है, इनफ्लेमेबल भी है, ये आग पे पकड़ती है और इसको प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक से और रेजिन्स के लिए। रेजिन्स पता है क्या होते हैं? रेजिन्स ना, वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है प्लांट का, जो कि इसको पॉलीमर के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, एक प्लांट का स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो मटेरियल्स है ना, इनको सब्सिक्वेंटली फूड पैकेजिंग के लिए, रबर प्लास्टिक के लिए, इन सब के लिए यूज़ किया जाता है और इसी को PVC गैस भी बोलते हैं। ये PVC के प्रोडक्शन में पॉलीविनाइल क्लोराइड होती है, जो PVC पाइप वगैरह बनती है प्लास्टिक की, उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। स्टायरीन जो है तो 28th मोस्ट यूज्ड केमिकल है वर्ल्ड का, WHO के अकॉर्डिंग। कहाँ मिलता है? जो केमिकल है ये एयर में हो सकता है, वाटर में हो सकता है, सॉइल में हो सकता है, एक बार जब ये एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो गया तो। और इसको ब्रोक डाउन होने में, यानी कि एयर के अंदर 1 से 2 दिन लग जाते हैं जब ये इवेपोरेट होता है सॉइल से वाटर सरफेस पर से। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ब्रेक डाउन भी किया जा सकता है, स्पेशली जब ये सॉइल में पहुंच जाता है। ह्यूमन बींग्स को कैसे इफेक्ट करता है? अगर आपकी बॉडी में चला गया तो आपको ब्रीदिंग में इशू होगा, खाना खाने में, और नहीं सॉरी, ये आपकी बॉडी में ब्रीदिंग करने से जा सकता है, खाना खाने से जा सकता है, किसी की स्किन के दूसरे के कांटेक्ट होने से जा सकता है। एक बार आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर गया, कुछ दिन लगेंगे इसको ब्रेक डाउन होने में केमिकल के, और फिर ये यूरिन के थ्रू पास होगा। ये मोस्ट हार्मफुल होता है अपनी जो मोस्ट बेसिक फॉर्म होती है इसकी, मोनोमर की, सिंगल यूनिट की है, उसमें बहुत मोस्ट हार्मफुल होता है ये। और जब ह्यूमन्स को एक्सपोजर हो जाता है तो इससे आई में इरिटेशन होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इफेक्ट। गैस्ट्रो का मतलब होता है रिलेटेड टू स्टमक। स्टमक जो एरिया है, एब्डोमेन जो एरिया है, वहाँ पर कुछ दिक्कत होती है, आपको नौसिया हो सकता है, वोमिटिंग जैसी फीलिंग आएगी।
ये आपके आउटर लेयर ऑफ टिश्यूज़ होते हैं ना स्किन के, उस पर भी बहुत इरिटेशन कॉज कर देता है, ब्लीडिंग होने लग जाती है शॉर्ट टर्म के लिए, बहुत शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं कि जो नर्वस सिस्टम होता है आपका, जो मानसिक तौर पर जो नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन की फंक्शनिंग होती है, उसमें कुछ डिसफंक्शन हो जाते हैं, डिसऑर्डर आ जाते हैं, डिप्रेशन के चांसेस हो सकते हैं, हियरिंग लॉस, सुनने की क्षमता जा सकती है, न्यूरोपैथी, एक नंब फीलिंग आती है, हैंड्स और फीलिंग, या नंब फीलिंग मतलब सुन्न पड़ जाते हैं आपके हाथ और पैर। इससे एक कलर कन्फ्यूजन का भी इंडेक्स जो होता है इंक्रीज़ करता है। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस का मतलब जनरली क्या होता है कि आप कलर्स को ना डिफ्रेंशिएट करने में दिक्कत होती है, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, कलर डिफ्रेंशिएट करने में दिक्कत होती है, उसको आप बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। एनिमल्स के ऊपर भी ये काफ़ी सेंसिटिव रहा है, और न्यूज़ में अगर आप लोग देख रहे होंगे तो एनिमल्स को उसने बहुत इम्पैक्ट किया है। सेरिन एक पॉसिबल कार्सिनोजन है। कार्सिनोजन वो चीज़ें होती हैं जिनके कारण वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके कारण ये कैंसर होता है हम लोगों को। तो हाउ पीपल आर बीइंग ट्रीटेड, एक बहुत जो इमीडिएट ट्रीटमेंट होता है कि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा दी जाती है लोगों को, और उसके बाद उनको जोन से इवैक्यूएट करके थोड़ा दूर ले जाया जाता है। आगे क्या क्या कंसर्न है हमारे पास इस चीज़ को लेकर, जो सेरिन के जो लेवल्स हैं वो 300 से 370 पार्ट्स पर बिलियन होते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, और इससे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी कि मानसिक असंतुलन हो सकता है, हार्ट, बाकी भी हेल्थ इम्पैक्ट्स हो ही सकते हैं, और ये हवा में कुछ सप्ताह तक रह सकता है, तो ये बहुत रिएक्टिव है, ये ऑक्सीजन के साथ मिल सकता है, और इससे स्टायरीन डाइऑक्साइड भी बना सकता है, विच इज़ मोर लीथल, लीथल मतलब जानलेवा। व्हाट इज़ द वे एड, रिस्क जो होते हैं बहुत अनअवॉइडेबल होते हैं, जो स्पेशली जो पेट्रोकेमिकल यूनिट्स के ऊपर हम काम कर रहे होते हैं, इसलिए जो कंट्रीज़ हैं यूरोपियन यूनियन की, वो एक अप्रोच लेके आ रहे हैं कि बायोप्लास्टिक की तरफ मूव करते हैं। बायोप्लास्टिक क्या होता है, जनरली ये एक प्रोडक्ट होता है जो रिन्यूएबल बायोमर्स होते हैं ना, जैसे कि हमारा वेजिटेबल फैट हो गया, उनसे निकालने वाले जो बायोमर्स बोलते हैं उनको, या फिर रिमेनिंग जो फूड हो गया उससे कुछ बायोप्लास्टिक बनाया जाता है, उनकी तरफ आगे बढ़ने की बात की जा रही है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। इसी से रिलेटेड टॉपिक है हमारा कि सेफ गार्ड्स क्या हैं ऐसे केमिकल डिज़ास्टर से बचने के लिए इंडिया में। ये जो वाइजैक का जो गैस ट्रेजेडी हुआ है, इसने स्पॉटलाइट में ला दिया है कि जो सेफ गार्ड्स अवेलेबल हैं केमिकल इंडस्ट्रीज़ को, केमिकल डिज़ास्टर्स को लेकर, उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट क्या डिसीजन लिया जा सकता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी जब हुई थी हमारी 1984 के अंदर हुई थी, उस टाइम तक सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक इंडियन पीनल कोड हुआ करता था जो कि ऐसे कुछ क्रिमिनल लाइबिलिटी दे सकता था। उसका सेक्शन 304 था, 304A था। सेक्शन 304 बोलता था कि ये जो कल्पेबल होमिसाइड है, इट इज़ नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक है, कल्पेबल का मतलब होता है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग समथिंग बैड दैट कैन हैपन। ठीक है ना, यानी कि ऐसा हो सकता था, इसको हम मर्डर में कंसिडर नहीं करते हैं। और 304A वो डील करता था कि नेग्लिजेंस एंड इम्पोज अ मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ 2 years एंड फाइन्स। अगर जो डेथ हो जाती है किसी कारणवश, किसी असावधानी के कारण, तो उसमें आपको 2 साल की सज़ा हो सकती थी और कुछ फ़ाइन होता था। सून आफ्टर द ट्रेजिडी, यानी कि जैसे ही वो हमारा भोपाल गैस ट्रेजिडी हुआ था, उसके जस्ट बाद गवर्नमेंट ने कुछ लॉज पास किए थे रेगुलेट करने के लिए एनवायरनमेंट को, ऐसे सेफ गार्ड्स लाने के लिए। उसमें से कुछ लॉज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। आपको सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, 2 या 3 आप मेजर याद रख लीजिए जो कि आपको उसमें काम आएंगे, मेंस में लिखने के लिए काम आएंगे। एक तो हमारा भोपाल गैस लीक का प्रोसेसिंग यूनिट का था 1985 में, एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट एक्ट 1986 के अंदर आया था। इसमें ये लिखा हुआ, आप पढ़ोगे ना, आपके पास जो प्रिंट आउट या PDF है, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि इसमें इतनी पनिशमेंट देने की बात की थी, इसमें स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे थे, इसमें ये हुआ था, और इसमें डेप्थ में कुछ है नहीं। इनके नाम आपको ज़रूर पता होने चाहिए सबके। दैट्स इट। NGT बहुत मेन है क्योंकि NGT काफ़ी रिसेंट आया था, और NGT होता है बहुत एक्सपीडिशियस डिसीजन लेता है। एक्सपीडिशन मतलब होता है विद स्पीड एंड एफिशिएंसी, डिस्पोज कर देता है एनवायरनमेंटल रिलेटेड कोई भी केस होते हैं। हाँ, ये आप नोट कर लीजिए, रिसेंटली जो गैस के लीक के डिज़ास्टर्स हुए थे वो क्या क्या हुए थे। 2014 में गेल की पाइपलाइन में एक ब्लास्ट हुआ था, भिलाई स्टील में एक ये एक प्लांट में गैस लीक हुआ था। भिलाई जो है ना एक एरिया है छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर ही हुआ था। दिल्ली में गैस लीक हुआ था 2017 में, तो न्यूज़ में था ही, आपको मालूम होगा। 470 स्कूल चिल्ड्रन को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। फिर 2018 में भिलाई स्टील प्लांट में फिर एक ब्लास्ट भी हो गया था, वहाँ पर 9 people गॉट किल्ड। ये नाम तो आपको पता होना चाहिए रिसेंट, ये आप एग्जाम्पल भी बिल्कुल लिख सकते हो। भोपाल में क्या हुआ था, देखो उस रात ये जो डेट थी ना उसकी, जो भी थी, उस टाइम पे क्या हुआ था कि अराउंड 40 टन्स ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी ना, वो लीक हो गई थी एक पेस्टिसाइड प्लांट से। पेस्टिसाइड जो होते हैं ना, साइड वर्ड जहाँ पे आ गया ना, वहाँ मतलब किलिंग की बात की जा रही है। इससे ऊपर एक पहले वर्ड आया था होमिसाइड। होमिसाइड मतलब किलिंग ऑफ अ पर्सन, मर्डर, और
पेस्टिसाइड मतलब पेस्ट को मारना, और जैसे वीडीसाइड हो गया वीड को मारना, और जैसे खरपतवार होती है, और रेजिसाइड होता है किंग को किल करना, फ्रैट्रिसाइड होता है ब्रदर को किल करना, जेनोसाइड होता है लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल को किल करना। तो एक बिगेस्ट इंडस्ट्रियल नेचुरल एक इंडस्ट्रियल डिजास्टर इसको बोला गया है पिछले 100 ईयर्स में इंडिया में, जिसमें कि अराउंड 5000 समथिंग पीपल डाइड एंड 5 लाख पीपल वर अफेक्टेड, क्योंकि इतना सारा जो 40 टन का जो मिथाइल साइनेट गैस था वो लीक हो गया था। ये एक यूएस की मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन, ये भोपाल में है। उससे कुछ सालों बाद उस जगह को फिर बेच दिया गया था, एक एवर रेडी कंपनी है उन्होंने ले लिया था उसको बाद में और उसका लीज़ ख़त्म हो गया था 99 ईयर्स का। तो काफ़ी कुछ हुआ था। हालांकि उस पर केस वेस जो अभी तक इसमें डिबेट चल ही रहा है कि एक्चुअल में कितने लोग मरे थे, क्योंकि जितना कंपेंसेशन जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने दिया, उन्होंने कुछ 3000 समथिंग लोगों का डेटा दिया था कि इतने लोगों को उन्होंने कंपेंसेशन दे दिया है। 35 ईयर्स हो गए इस इंसिडेंट को हुए। दिसंबर 3 की रात को हुआ था ये, 2 और 3 दिसंबर की रात को था। आप इसके ऊपर एक मूवी भी आ चुकी है, वो भी आप देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत मूवी बनाई गई है। पर अभी तक डिबेट चल रहा है कि एक्चुअल में कितने लोग इफेक्ट हुए थे। कुछ एक्टिविस्ट जो हैं वो बता रहे हैं कि कुछ 20,000 से 25,000 की डेथ हुई थी। अभी कंसर्न क्या है हमारा? अभी हमारी कंसर्न ये है कि भाई नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। देखो भाई एनडीएमए के ऊपर तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है सिक्योरिटी वाले टॉपिक में, GS3 में, मतलब इसके गाइडलाइंस का डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसने रिसेंटली पास में 130 इनसिग्निफिकेंट केमिकल एक्सीडेंट्स जो थे वो रिपोर्ट किए थे कंट्री के अंदर, जिसमें 259 डेथ हुई है और कुछ 560 पीपल जो उनको मेजर इंजरीज हुई हैं। अभी तक 1861 मेजर एक्सीडेंट हैजार्ड्स हो चुके हैं 301 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, 25 स्टेट में और 3 यूनियन टेरिटरीज़ में। यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स की बात आ रही है तो आपको अपडेट पता होना चाहिए। रिसेंटली इंडिया के अंदर 739 डिस्ट्रिक्ट्स हैं टोटल, ठीक है, और इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, पहले 29 थे, और इंडिया के अंदर 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। अब 8 यूनियन टेरिटरीज़ कैसे हो गई? पहले तो 7 थी, उसके बाद 2 ऐड हो गई, यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, प्लस एक माइनस भी हो गई है। कौन सी हुई है? ये जो दमन एंड दीव और दादरा एंड नागर हवेली थी ना, ये 2 अलग अलग थे, अब इनको दोनों को मर्ज करके एक कर दिया। तो अब हमारे पास टोटल कितनी हो गई? 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। ओके राइट, लास्ट महाकवच ऐप के बारे में बात की जा रही है कि ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक ऐप लॉन्च की है रियल टाइम डिजिटल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए, जिसमें सिटीजन्स को कंट्रीब्यूट करती है हेल्थ असिस्ट करती है हेल्थ अथॉरिटीज़ को कि वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर पाएँ, जियो फेंसिंग कर पाएँ, जो भी ये पेशेंट्स वगैरह हैं उनको क्वारंटाइन करने के लिए। ये जो ऐप है इसको यूज़ करने के लिए इंडिविजुअल्स को डायरेक्शन दी जाती है उनके डॉक्टर और मेडिकल जो वर्कर होते हैं उनके द्वारा। सेल्फी अटेंडेंस फीचर भी इसमें ऐड किया गया है ताकि वर्चुअल अटेंडेंस मिलती रहे लोगों की। ये जो ऐप है ये एक्सेसिबल सबके लिए है और स्टेट गवर्नमेंट का एम है कि इसको कुछ टारगेटेड केसेस के लिए ही यूज़ किया जाए। तो ये था आज का हमारा विजन का जो डेली न्यूज़ एनालिसिस होता है। आप लोगों को कोई भी अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हो वीडियो के अंदर मुझे ज़रूर लिखिएगा, सिंस इट्स अ न्यूज़ चैनल, तो आई वेलकम ऑल द फीडबैक। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।